Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपका जो वर्क है डेली का वो रूटीन से कर रहे होंगे और जो भी टॉपिक आपको करवाए जाते हैं आप अच्छे से उनकी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे. सो क्लास 12th हिस्ट्री में टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 राजा, किसान और आरंभिक नगर. चैप्टर हमारा रिलेटेड है 16 महाजनपद से. जैसे कि ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं 16 महाजनपद के बारे में कि 6th सेंचुरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो 6th सेंचुरीज में इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में सामने आया, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो 16 महाजनपद थे उनका उदय हुआ था. सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर रिगार्डिंग एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. कि हमारा इसमें हम कह सकते हैं कि जो 16 सेंचुरीज थी वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हमारी इंडियन हिस्ट्री में किस प्रकार से आई. द 6th centuries BC is regarded as the major turning point in Indian history for of the following reasons. कुछ ऐसे मेन रीजन हैं, कुछ ऐसे मेन कारण हैं जिनके कारण इंडियन हिस्ट्री में हम हमारी जो 16th सेंचुरी है उसको एक टर्निंग पॉइंट के रूप में मानते हैं. क्यों मानते हैं? फर्स्ट, क्योंकि इट इज़ एन इरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स cities, the growing use of iron, the development of coinage extract. इसमें क्या है कि जो हमारी 16th सेंचुरी थी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें तो उसमें नए नए जो स्टेट थे, नए नए राज्य थे, उनका उदय हुआ. नए नए शहर, आरंभिक शहर जिनको हम बोल सकते हैं, उनका उदय हुआ. साथ में ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन, साथ में जो आयरन था उसका यूज भी होने लग गया था. यानी कि लोहे का प्रयोग की अगर हम बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था लोहे का प्रयोग होना? 6 सेंचुरीज के आसपास, यानी कि 6ठी शताब्दी के आसपास. उसके बाद जो कॉइन बनाए गए, जो सिक्के बनाए जाने लगे थे, वो भी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए थे. उसके बाद द इरा विटनेस द ग्रोथ ऑफ द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जैनिज्म लोगों के, बुद्धिज्म लोगों के, बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय, जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, उनके विचारों के बारे में अगर हम बात करें तो इस इरा के दौरान नए नए विचार उभर कर सामने आए, चाहे वो बौद्ध धर्म के थे, चाहे वो जैन धर्म के थे. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, नए नए स्टेट्स का आविर्भाव हुआ, नए नए स्टेट बने, नए नए सिटीज़ बने, नए नए शहर बनने शुरू हुए. साथ में जो कॉइन वगैरह का काम था, सिक्के वगैरह बनने का काम था, वो भी इस टाइम पीरियड के दौरान स्टार्ट हुआ था. बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ और उनकी शिक्षाओं ने लोगों के मन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इस टाइम पीरियड के दौरान डाला था. तो यही एक रीज़न है कि इंडियन हिस्ट्री में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो प्राप्त है. अब हमने बात की थी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ. उसमें से एक सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेड था, सबसे ज़्यादा जिसका विस्तार हुआ था, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था, शक्तिशाली था, वो था मगध जनपद. मगध जनपद की अगर हम बात करें तो इसके हमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये जानने पड़ेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ द मगध. यानी कि मगध के उदय के ऐसे फैक्टर्स जाने हैं, ऐसे कारण जानने हैं जो उसके उदय में सहायक बने, उसके विस्तार में सहायक बने. ऐसे कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले पावरफुल रूलर्स की बात करेंगे इसकी, कि सबसे पहले इसमें जो शक्तिशाली राजा हुए उन्होंने इस मगध एम्पायर का सबसे ज़्यादा विस्तार किया, जिसमें हम नाम ले सकते हैं पावरफुल रूलर्स के रूप में बिंबिसार का और अजातशत्रु का. यानी कि अजातशत्रु और बिंबिसार दो ऐसे पावरफुल रूलर थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, बहुत ज़्यादा विस्तार किया. साथ में मगध की जो लोकेशन अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, लोहे के प्रचुर भंडार मिलते थे. लोहे के भंडार मिलने के कारण भी जो मगध जनपद था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक राज्य के रूप में स्थापित होता चला गया. उसने अपना बहुत ज़्यादा विस्तार किया. उसी लोकेशन की अगर हम बात करते हो फर्टाइल सॉइल थी इसकी. यानी कि मगध का जो एरिया था, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरियाज़ के पास अगर हम बात करें तो वो जो एरिया है बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है. एक तो वहाँ पर आयरन की अवेलेबिलिटी है, साथ में वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? फर्टाइल है. तो यही रीज़न है कि किसी भी स्टेट को पावरफुल बनने के लिए, किसी भी राज्य को शक्तिशाली बनने के लिए ये सारे के सारे फैक्टर्स उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आगे ले जाने के लिए. उसके बाद अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट,
किसी भी अगर हम राज्य की बात करते हैं तो उस राज्य के अंदर उसकी जो आर्मी होती है वो पावरफुल होनी चाहिए, और अगर आर्मी पावरफुल है तो वही राज्य है अपना विस्तार कर सकता है, अपने साम्राज्य को बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकता है। तो वहाँ पर क्या था कि फॉरेस्ट्री एरिया था, और फॉरेस्ट्री एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलते थे, जो कि आर्मी के लिए एक बेसिक नीड का काम करते थे। तो एलिफेंट्स, हाथी वगैरह की वहाँ पर उपलब्धता भी एक मेन कारण था कि जो मगध एम्पायर था वो एक पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैपिटल बनाई गई। इसकी कैपिटल किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की कह सकते हैं कि अगर कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, अगर मजबूत एक राजधानी के रूप में स्टैब्लिश है, तो वो जो राज्य है वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। जिसमें कि हम बात करेंगे राजगीर और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम तो इंडियन हिस्ट्री में हम ऑलमोस्ट सभी इस चीज़ से परिचित हैं। तो इसकी 2 स्ट्रॉन्ग कैपिटल बनी थी, फर्स्ट राजगीर और सेकंड पाटलिपुत्र। दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूत राजधानियों के रूप में स्टैब्लिश रही थी। तो यही एक रीज़न है कि जो मगध एम्पायर था वो एक पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश था, जिसके मेन फैक्टर्स हमने रीड किए कि उसके फर्स्ट जो पावरफुल रूलर्स थे, जो आयरन वगैरह था, लोहे की उपलब्धता थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलती थी। साथ में जो वहाँ की सोइल थी, मिट्टी थी, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। और उसके बाद फॉरेस्ट में जो एलिफेंट की अवेलेबिलिटी थी, ये भी एक मेन रीज़न है। साथ में उसकी कैपिटल की हम बात करें, पाटलिपुत्र और राजगीर दोनों ही कैपिटल किसकी थी? मगध एम्पायर की थी, जो कि क्या कर रही थी, मेन इसमें क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल के रूप में ये स्टैब्लिश थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि महाजनपदों के बारे में हम बात करें तो 5 फीचर्स क्या क्या थी महाजनपदों की। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उनका प्रादुर्भाव हुआ। 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, जिसमें एक सबसे पावरफुल उसके बारे में जो महाजनपद था मगध, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मेन फीचर्स हमें देखने की, जो ये महाजनपद थे इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं रही हैं इनकी, जो कि इंडियन हिस्ट्री में इनको हम रीड करते हैं। मैक्सिमम महाजनपद रूल्ड बाय किंग्स बट सम रूल्ड बाय गंग और संग। अब इसमें देखो मेनली महाजनपद थे बड़े बड़े राजाओं के द्वारा, कुछ तो बड़े बड़े राजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, साथ में कुछ गणों के द्वारा और कुछ संघों के द्वारा उनके ऊपर रूल किया जाता था। जो महाजनपद राजाओं के द्वारा रूल किए गए वो बहुत पावरफुल कह सकते हैं उनको महाजनपद थे, और जो गणों के द्वारा, जो संघों के द्वारा जो रूल किए गए थे वो महाजनपद थोड़े से विस्तार उनका कम था। अब उसके बाद हम बात करें, ईच हैज़ इट्स ओन कैपिटल ऑफन फोर्टिफाइड। इनकी सभी महाजनपद जितने भी हुए 16 के 16 सबकी अलग अलग कैपिटल थी, अपनी अपनी अलग अलग कैपिटल इन्होंने बसाई हुई थी। उसके बाद परमानेंट आर्मी रिक्रूटमेंट फ्रॉम द पीजेंट्री रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। साथ में अपनी अपनी आर्मी इन्होंने स्टैब्लिश की हुई थी, सबकी अपनी अपनी आर्मी वहाँ पर थी। साथ में जो किसानों के जो संघ कह सकते हैं वो भी इनके बने हुए थे। साथ में हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ किंग्स टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम पीपल। इसमें क्या था कि राजा क्या करते थे कि टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्स के पास से, किसानों के पास से, जिससे कि क्या होता था कि पूरे के पूरे उसको गवर्न किया जाता था, पूरे पूरे महाजनपद को, क्योंकि जो इनका टैक्स का जो सिस्टम था वही एक इनकी इनकम का सोर्स वगैरह था। तो इसी कारण से जो महाजनपद थे सबकी अपनी अपनी एक पावरफुल कैपिटल थी, आर्मी इन्होंने बनाई हुई थी, साथ में टैक्स वगैरह सभी कलेक्ट करते थे। और कुछ ऐसे महाजनपद थे जो कि रूल किए जाते थे किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा, कुछ संघों के द्वारा और कुछ गणों के द्वारा। तो ये मेन फीचर्स हैं इन 16 महाजनपद की। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें कि मेन फीचर्स आते हैं अशोक के धर्म की। अशोक के बारे में हम रीड कर चुके हैं कि जो मौर्य वंश था उससे रिलेटेड थे। साथ में अशोक को हमारी इंडियन हिस्ट्री में द ग्रेट का टाइटल मिला हुआ है। अशोका द ग्रेट एक महान रूलर के रूप में याद किया जाता है। अब उनको इस कारण से क्या क्या इनके अचीवमेंट्स थे और क्या क्या इन्होंने कह सकते हैं कि जो आम जनता थी उनके लिए काम किए, जिनके कारण इनको इतना महान टाइटल हमारी इंडियन हिस्ट्री में दिया जाता है। तो उन्होंने एक धर्म चलाया था जिसको हम कह सकते हैं कि वो सभी धर्मों का मिक्सचर था, और सभी को इन्होंने सिखाया कि सभी धर्म इक्वल हैं, सभी धर्म समान हैं और हमें सभी का आदर करना चाहिए। तो उनकी मेन फीचर्स क्या थी जो उन्होंने धर्म चलाया था, जिसको
रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव फॉर यंग एंड काइंडनेस टू सर्वेंट्स। सबसे पहले उन्होंने यही बात सिखाई कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से बड़ों की, और जो हमारे साथ के हैं, यंग हैं, उनसे हमें स्नेह से उनके साथ रहना चाहिए, और जो हमारे सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे के लिए काम करते हैं, उनके प्रति हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब अशोक अपने धम्म में रख रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको फैलाने में, उसके विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिलीजियस टॉलरेंस टू अदर रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों को इक्वल माने, सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म के प्रति हमें कह सकते हैं अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अशोक ने जो धर्म चलाया उसमें उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी, और एक यही इक्वलिटी थी जो कि उनको एक टाइटल दिया जाता है अशोक द ग्रेट का। उसके बाद अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने मानवता की भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया, बहुत ही उन्होंने कह सकते हैं कि मानवता की भलाई के लिए अपने राज्य में काम किया था। इसी कारण से उनको टाइटल मिला था अशोका द ग्रेट का। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हाउ डू इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, कि हमारे जो अभिलेख हैं, हमारे इंस्क्रिप्शन है, वो हमारी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, दोबारा से बनाने। देखो, हिस्ट्री में हमारी जो बेस होता है मेन, वो सारा का सारा किस या तो हमें इंस्क्रिप्शन मिले होते हैं या कोई एविडेंस मिले होते हैं जिनके बेस पर हमें हिस्ट्री का पता चलता है। नॉलेज अबाउट द रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट्स, जो इंस्क्रिप्शन है उनसे हमें नॉलेज के बारे में पता चलता है कि जो रूलर्स थे, कौन से राजा ने कब तक काम किया, किस प्रकार से काम किया, उनकी नॉलेज कैसी थी, उनके अचीवमेंट्स कैसे थे। क्योंकि जो राजा वगैरह होते थे, जो शासक होते थे, वो सारे के सारे इन इंस्क्रिप्शन में अपने अचीवमेंट्स को लिखवाते थे कि वहाँ पर विजय प्राप्त हुई है, या फिर किसी भी प्रकार का उन्होंने मानवता से रिलेटेड कोई काम करवाया है, ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम किया है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें मिलती है। स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम, साथ में इस टाइम की जो लैंग्वेज थी, जो स्क्रिप्ट्स थी, जो लिपियाँ और जो भाषाएं हमें मिलती हैं, वो भी हमें ये बताती हैं कि ये हमारी इसमें जो लिखी गई थी इंस्क्रिप्शन में हेल्प करती है हमारी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स वगैरह सारी चीज़। एक्सटेंड ऑफ द एम्पायर, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी राजा का जो एम्पायर था वो कहाँ तक विस्तारित था, कितना विस्तार उसका हुआ था। सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द किंगडम, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि किसी भी राज्य की जो रिलीजियस कंडीशन थी, उसकी सोशल स्थितियाँ थी, धार्मिक स्थितियाँ थी, वो किस प्रकार की थी। तो जितने भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो हमारी हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनसे हमें राजाओं के अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है, उनकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, उनके एम्पायर के बारे में पता चलता है, साथ में वहाँ की जो सोशल लाइफ थी, जो उनकी धार्मिक जीवन था, सभी उस राज्य के बारे में, उस राज्य का किस प्रकार की सोशल लाइफ थी, किस प्रकार का रिलीजियस कंडीशंस थी वहाँ की, इनके बारे में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th हिस्ट्री में चैप्टर 2 से हमने जितने भी क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं, आई होप आप अच्छे से उनको समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।